नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे जो उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है, जहां अलविदा जुमे की आज नमाज है और इसको लेकर यूपी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट पर है। संभल शहर में सबसे ज्यादा चौकसी की जा रही है। सड़क और छतों पर नमाज नहीं पढ़ने की हिदायत दी गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी पीस कमेटी की बैठक में ये बातें कह चुके हैं। अब एहतियाती तौर पर चौकसी बरती जा रही है। पीएसी के साथ थानों की फोर्स को भी तैनात किया गया है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पीएसी की 10 कंपनी सुरक्षा में लगाई गई हैं। थानों और पुलिस लाइन से भी फोर्स को मुस्तैद किया गया है। सभी से पीस कमेटी की बैठक में अपील की जा चुकी है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। सोशल मीडिया पर निगरानी की जा रही है। यदि कोई माहौल खराब करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे इलाके में ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारी भी इलाके में लगातार गश्त लगा रहे हैं। तो संभल में चौकसी बढ़ा दी गई है और अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सड़क और छत पर यह साफ हिदायत दी गई है कि कोई नमाज नहीं पढ़ सकेगा। ड्रोन कैमरों से छतों की निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगाह रखा जा रहा है। संभल को 11 जोन और 28 सेक्टर में भी बांटा गया है। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि चौकसी किस हद तक बढ़ाई गई है और हिदायत साफ और स्पष्ट है कि नमाज आप घर में पढ़ें और छतों और रोड पर ना पढ़े। ऐसा पुलिस और प्रशासन की तरफ से निर्देशित किया गया है। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भी इस बाबत कहा है कि जुमे की नमाज को लेकर एहतियाती तौर पर सतर्कता बरती जा रही है और पीएसी और अन्य थानों की फोर्स के साथ 10 कंपनी सुरक्षा में लगाई गई हैं। थानों और पुलिस लाइन से भी फोर्स को मुस्तैद किया गया है और सभी से पीस कमेटी की बैठक में अपील की जा चुकी है कि शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाएं। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह चुस्त और दुरुस्त नज़र आ रहा है और लगातार फ्लैग मार्च तो किया ही जा रहा था और ऐसे में अब अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। आज ही अलविदा जुमे की नमाज है और संभल को इसके लिए 11 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। सड़क और छत पर नमाज नहीं पढ़ने की बात कही गई है। ड्रोन कैमरों से भी छतों की निगरानी की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई ऐसा नहीं कर रहा है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे भी बातचीत करेंगे, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। जी आनंद, तो देखिए अलविदा जुमे की नमाज तो खैर आज है, पढ़ी जानी है, पढ़ी भी जा ही रही होगी और ऐसे में एक फरमान की सड़क और छत पर नमाज आप नहीं पढ़ सकेंगे। साफ तौर पर घरों पर ही नमाज पढ़ने की बात कही गई है और संभल जैसा इलाका, चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था, ऐसे में ये पूरा का पूरा मंजर वहाँ पर कैसा नज़र आ रहा है? लोगों के बीच, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच कैसी प्रतिक्रिया है? पीस कमेटी की बैठक के बाद जो फैसला लिया गया है, क्या उससे सब वाकिफ और संतुष्ट हैं? पूरा अपडेट दे दीजिए आनंद। बिल्कुल, देखिए कुणाल, जुमे की नमाज आज आखिरी नमाज होनी है और हो रही है। इसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई। कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार बैठकें की हैं और अभी हाल में जब बैठक हुई थी तो उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर ब्रीफ किया था कि किसी तरह की भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मेंटेन रखना, उसको बरकरार रखना है
और एक तरह से निर्देशित भी किया गया था कि किस तरह से जुमे की नमाज पढ़नी है। और ये पहले बार कोई मामला नहीं है, लगातार चाहे जब से योगी आदित्यनाथ सरकार में है, अब जुमे की नमाज हो या तमाम जो दूसरे मौकों पर नमाज होती है, इसके लिए साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो ईदगाह है वहां पर हो, जो मस्जिदें हैं उसके अंदर हो, सड़कों पर बेवजह की भीड़ न लगाई जाए ताकि ट्रैफिक संचालन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। संभल को लेकर भी इसी तरह के निर्देश दिए गए हैं कि आप घरों में पढ़े अगर भीड़ है तो, या मस्जिदों में जो पढ़ रहे हैं सड़कों पर किसी तरह की भीड़ न हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन न पनपने पाए, इसको लेकर खासतौर पर दिशा निर्देशित किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो ड्रोन कैमरों से अब छतों की निगरानी की जाएगी, सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है। और ऐसे में संभल की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लगातार अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट नज़र आ रहा है। तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं और पीएसी की फोर्स, थानों की पुलिस, सबको चाक चौबंद कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चरण सिंह भी जुड़ चुके हैं लाइव संभल से, सीधे उनका भी रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। चरण, अब देखिए बहुत ही सेंसिटिव डे है आज, यदि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बात की जाए। अलविदा जुमे की नमाज भी, ईद भी काफ़ी करीब है और संभल जैसा इलाका जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, ऐसे में साफ तौर पर यह स्पष्ट निर्देश देना कि छतों पर ना पढ़ें, रोड पर ना पढ़ें, ईदगाह में ही पढ़े, घरों में पढ़े, कैसा मंजर आपको वहां नज़र आ रहा है? क्या इसको लेकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में कोई बेचैनी है या बिल्कुल निर्देश क्लियर है और सब कुछ उसी की तरह हो रहा है जैसा प्रशासन चाहता है? जी, मैं संभल की बात करूँ तो यहाँ पर जो व्यवस्था है कि जो है जिला प्रशासन की व्यवस्था है कि सड़क पर जो है नमाज न पढ़े, छतों पर नमाज न पढ़े। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पहले ही जो है एक पीस कमेटी और शांति कमेटी की बैठक की गई, उसको साफ कर दिया था कि यहाँ पर ऐसी कोई बात न करें जिसकी वजह से जो है परेशानी हो, दूसरों को परेशानी हो। इसको लेकर ड्रोन कैमरे से साथ ही 10 कंपनियां पीएसी और आरआरएफ की टुकड़ियां लगाई गई हैं, जगह जगह जो है जाएंगी और लोग एक जगह इकट्ठे होंगे वो जो है अलग करेंगे, एक जगह लोगों को इकट्ठा नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही इसको लेकर आज जुमा की नमाज है तो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। साथ ही लोगों का कहना है कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है बहुत अच्छी व्यवस्था, लोग लोगों की नमाज सड़क पर पढ़ते हैं तो लोगों को परेशानी होती है। इस तरह से आज जो देखने को मिल रहा है पूरा मामला साफ है, क्योंकि आज जो लेखपाल अन्य जो अधिकारी वो भी गाँव मध्य ईदगाह पर तैनाती की गई है। तो इस तरह से आज पूरी तरह से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जिला प्रशासन पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। चरण, भारी पुलिस फोर्स, पीएसी की टुकड़ियां, ये तमाम तैनात किए गए हैं वहां पर। ऐसे में 11 जोन 28 सेक्टर में संभल को बांटा जाना और भारी भरकम पुलिस फोर्स, वो जो नज़ारा है और संभल की स्थिति है, क्या कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए ये तमाम चीजें हैं? और क्या कुछ एड ऑन भी किया गया है या इतना ही है सब? जी, जो 24 नवंबर पिछली वर्ष जो घटना घटी थी साई जामा मस्जिद की जो सर्वे हुआ था घटना घटी थी, उसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, क्योंकि जो जफर लिए हैं साई जामा मस्जिद की उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही उन जो जिया रहमान बर्क है सांसद, उनको भी जो है नोटिस दिया गया। तो इस तरह से जो मामला देखने को सामने आया है। आज जुमा की नमाज है तो जो नमाज होती है तो पूरी शांति तरीका से की जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और साथ ही जहाँ पर जो 11 जोनों में और 8 सेक्टरों में इनको बांटा गया है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आज प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर कोई भी विफलता या ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी जिससे कोई भी लोग भ्रमित नहीं करें, जिसकी वजह से आज ड्रोन कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, साथ ही पुलिस भी छतों पर खड़ी हुई है और निगरानी कर रही है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद चरण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो संभल को 11 जोन 28 सेक्टर में बांट दिया गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं कोई अप्रिय घटना अलविदा के जुमे की नमाज के दौरान ना हो जाए। बहरहाल बात करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कुणाल कामरा के दिए गए विवादित बयान को लेकर, टिप्पणी को लेकर। और यह बड़ी खबर आपको बता दे, जहां इस टिप्पणी पर विवाद लगातार जारी है। शिंदे पर कामरा की टिप्पणी से शिव सैनिक भड़क चुके हैं, उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है।
इस बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री शंभूराज देसाई ने कामरा को धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि कुणाल कामरा हद से बाहर हो गया है, अभी पानी सिर के ऊपर चला गया है। उसने शिंदे साहब को लेकर जो वीडियो बनाया था, हमने उसका प्रसाद उसके स्टूडियो में जाकर उसे दिया था। अब वो जानबूझकर हर दिन एक नया वीडियो जारी कर रहा है, वह जानबूझकर इस तरह की हरकत कर रहा है। देसाई ने कहा कि कामरा ने पहले शिंदे साहब को बदनाम किया, फिर सीतारमण मैडम को बदनाम किया, पीएम मोदी के बारे में भी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट पर भी गलत बयान दिया। अब समय आ गया है कि हम शिवसैनिक उसे शिवसेना की भाषा में जवाब दे। हम लोग मंत्री हैं, लेकिन शिवसैनिक पहले हैं। हमारी सहनशीलता अब खत्म हो गई है और अब हम उन्हें अपनी भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि वह जहां भी, कहीं भी, जिस भी बिल में छिपकर बैठा है, उसे पकड़ कर लाएंगे और उसे उसका प्रसाद देंगे। कामरा को उसके बिल से बाहर निकालकर उसे प्रसाद देंगे। हमें अभी रोका गया है, लेकिन कामरा हमें बताएं कि कहाँ मिलना है, हम शिवसैनिक उससे मिलेंगे और उसे प्रसाद देंगे। तो कामरा को लेकर विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है, ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी भी जुड़ गए हैं इस खबर पर। सरबजीत, देखिए, कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कॉमेडी करते हैं, सटायर, व्यंग, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो हुआ है, क्या यह विवाद अब थमने को नजर आ रहा है सामने? और यह प्रसाद जिसका उल्लेख मंत्री जी कर रहे हैं, यह कौन सा प्रसाद है, इसके बारे में भी बता दीजिए और पूरा लेटेस्ट अपडेट दे दीजिए इस खबर पर। कुणाल कामरा के जो वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें पहले वीडियो पोस्ट करने के बाद उनके ऊपर मामला दर्ज करने की अपील की गई, कई पुलिस थानों पे चक्कर काटे गए। हालांकि इस पर मामला दर्ज भी किया गया है। 30 जून को नोटिस भी दिया गया। अब फिर से एक नया वीडियो सामने आया है, जिसको शिवसैनिक जो है, एकनाथ शिंदे के जो शिवसैनिक है, वो नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। वहीं शंभूराज देसाई जो मंत्री है, उन्होंने भी धमकी भरा भाषण दिया है। उन पर कहना है कि कुणाल कामरा को अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए और वह कहीं ना कहीं ऐसा अब्द भाषा का यूज किया हुआ है। हालांकि इसमें कल खार पुलिस स्टेशन में लिखित पत्र भी दिया गया था कुणाल कामरा के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही गई थी, जिसमें अब खार से आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। अब नया वीडियो आने के बाद शिवसैनिक कहीं न कहीं नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि जो शिवसैनिक उनका दफ्तर तोड़े थे, उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही थी। हालांकि इस पर कई जो है विपक्ष उस पर समर्थन करता नजर आ रहा है कुणाल कामरा की, और वहीं शिवसेना के जो लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पर राजनीति गरमाई होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो कुणाल कामरा का बयान और उस बयान के बाद जो सियासी ड्रामा हो रहा है वह तो हो ही रहा है। लगातार शिवसैनिक जो हैं वह गुस्से में नज़र आ रहे हैं। पहले तो स्टूडियो में जमकर तोड़फोड़ की ही गई और अब ललकारा भी जा रहा है कुणाल कामरा को कि उसे भी सबक सिखाया जाएगा, और ऐसे में यह विवाद है वह और गहराता ही चला जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई, जहां कठुआ जिले में उसके सुदूर जंगली इलाके में गुरुवार को दिन भर चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। हालांकि एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। हीरानगर के सान्याल गांव के पास रविवार को मुठभेड़ शुरू होने के बाद जो आतंकी घेराबंदी से भाग निकले थे, उन्हें सुरक्षा बलों ने गुरुवार को फिर घेर लिया। सुबह 8 बजे आतंकियों से आमना सामना होते ही गोलीबारी शुरू हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले से बता रहे हैं, जहां तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। घुसपैठ कर आए आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने उज्ज दरिया से सटे सुफैन के अम्बेनाल में चौतरफा घेर लिया। गुरुवार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक भीषण गोलीबारी जारी रही। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हुए। ड्रोन के जरिए आतंकियों के शव देखे गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 सीनियर ग्रेड कांस्टेबल शहीद हो गए। इनमें तारिक अहमद, जसवंत सिंह और बलविंदर सिंह शामिल हैं। डीएसपी धीरज कटोच और 4 जवान गोलीबारी में घायल हुए हैं। सुफैन पोस्ट के प्रभारी हेड कांस्टेबल जगबीर सिंह भी घायल हुए हैं, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा है। अन्य घायलों में एक पैरा कमांडो का जवान है और 2 एसपीओ हैं। पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कर सैन्य अस्पताल पहुंचाया गया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शेख दाऊद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। शेख, जम्मू कश्मीर में अब यह लेटेस्ट
कॉम्बैट जो लेटेस्ट मुठभेड़ हुआ है उस मुठभेड़ के बारे में अपडेट दीजिए। इनमें आतंकियों का भी सफाया हो गया है लेकिन कुछ जवान भी शहीद हो गए हैं। ऐसे में अब मौजूदा स्टेटस इस ऑपरेशन का क्या है, अभी तक के बारे में तमाम जानकारी दर्शकों को दी। बिल्कुल कुणाल, आपको पता चलो कि जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 2-4 दिन से जो इस तरह का ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन कल सुबह जब फौज इस जंगल में घुस गए तो वहाँ पे छुपे मिलिटेंटों ने गार्ड लगाकर सिक्योरिटी फोर्स पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि एसओजी ग्रुप है वो जख्मी हो गए। और अभी तक जो जम्मू कश्मीर पुलिस के 3 एहलकार वो शहीद हो गए। और इस इनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंट को मार दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक हैंडल ट्वीट में बताया कि 3 मिलिटेंट को मार दिया गया। ये वही मिलिटेंट है जो 5-6 दिन पहले कठुआ के बॉर्डर इलाके से कठुआ में घुस गए। और बताया जाता है ये जैश मोहम्मद का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, कम से कम 6-7 का ग्रुप है, उनमें से 3 मिलिटेंट को मार दिया गया है। और अभी भी छुपे मिलिटेंट इस जंगल में है और अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। और आपको मैं बताता चलूं कि जो मिलिटेंट है उनको ड्रोन के जरिए देखा गया है, अभी उसकी बॉडी नहीं निकाली हुई वहां से। और जो जख्मी है उनको नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। उसमें एक पैरा कमांडर भी है, उसको जम्मू के जीएमसी हॉस्पिटल, और एक डिप्टी एसपी है जो पुलिस का है वो भी जख्मी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर नोटों का बंडल मिलने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर कथित तौर पर जो नोटों का बंडल मिला था और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यू नेदुम्पारा की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 3 जजों की समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है, जांच की कार्रवाई अब पुलिस को करनी चाहिए। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी हुई, जहां उनके मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। घर में कैश के मामले पर एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका लगाई गई है और उस पर आज सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, उनके सिलसिले में यह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील मैथ्यू नेदुम्पारा ने यह याचिका दाखिल की है, मांग की है कि 3 जजों की समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है, जांच की कार्रवाई अब पुलिस को करनी चाहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, जस्टिस यशवंत वर्मा का जो कैश कांड निकल कर सामने आया है, जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है, अब इस पर याचिकाएं भी लग रही हैं एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर, और ऐसे में खुद वकील अब कह रहे हैं कि 3 जजों की समिति बनाने का कोई औचित्य नहीं है, पुलिस को जांच करना चाहिए। ऐसे में जो याचिका अब दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होनी है, उस याचिका में क्या है, कौन से उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, और इस पूरे प्रोसेस के बारे में लेटेस्ट अपडेट के साथ दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। कुणाल, अगर देखें तो जो याचिका दाखिल की गई, इस याचिका का मेन फोकस ये है कि जो 1991 का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजेस को लोक सेवक तो माना था, लेकिन उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी क्रिमिनल कार्रवाई की बात आएगी तो वो सीबीआई के बिना कंसर्न के नहीं हो सकती। इस वजह से फिलहाल इस मामले में कोई अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। और इसके अलावा जो याचिका दाखिल की गई है, उस याचिका में जो जजेस अकाउंटेबिलिटी बिल की बात 2010 में एक लोकसभा में पेश की गई थी, उसके ऊपर विचार करने की बात कही गई। इसके अलावा याचिका में ये भी कहा गया है कि चूंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए, इसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए एफआईआर कराई जानी चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये है कि चूंकि ये जो व्यवस्थाएं दी गई हैं संविधान में दी गई हैं, ऐसे में उसके उलट एफआईआर का आदेश नहीं दिया जा सकता। जो कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं, जैसे 3 जो इन हाउस इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, क्योंकि अगर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो या तो वो खुद रिजाइन कर सकता है या फिर इम्पीचमेंट के थ्रू उसको हटाया जा सकता है, और इम्पीचमेंट के लिए संसद से जो कार्रवाई होती है वो करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि उससे पहले भी एक इन हाउस 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी थी जिसमें इन हाउस इंक्वायरी की बात कही गई थी कि इसमें इम्पीचमेंट से पहले या उसके बाद जो भी सिचुएशन बने उसके हिसाब से एक इन हाउस इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाएगी जो इस घटना की जांच, जो किसी भी जो उस टाइप की घटना रहेगी उसकी जांच करेगी, जांच की रिपोर्ट देगी। अगर उसको लगेगा कि जो इन हाउस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको सीजीआई संतुष्ट होंगे, सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट होगा, इसके बाद उसको वो संसद में भेजेगा, इसके बाद इम्पीचमेंट की कार्रवाई होगी। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जजेस की इन हाउस इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाई गई वो उसी का एक पार्ट है। हालांकि जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाना बहुत जरूरी है। कारण उसका ये है कि वो कॉलेजियम के सेकंड के पार्ट है। वो पहले दिन से बात आ रही है कि उनको दिल्ली में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसकी वजह से जो कॉलेजियम का काम है या दिल्ली हाई कोर्ट का काम है वो हैम्पर होगा। इसी वजह से कल दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है जस्टिस डी के उपाध्याय, उन्होंने जो जस्टिस यशवंत वर्मा के बिना एक कमेटी का फिर से गठित कर दिया है, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट के काम में कोई व्यवधान न पड़े। वहीं दूसरी तरफ जो वकील बार एसोसिएशन है कई हाई कोर्ट के, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर इलाहाबाद या कहीं और न किया जाए, उनको संजी रखा जाए, उनके खिलाफ जांच की जाए। तो ये तमाम बहुत ऐसे पटड़े देखने होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही एक प्रश्न रखा जा रहा है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। इन हाउस जो इंक्वायरी है उसकी कोई जरूरत नहीं है, और 2010 का जो अकाउंटेबिलिटी बिल है उसके ऊपर विचार किया जाए, और वीरा स्वामी जो 1991 में फैसला दिया गया उस पर विचार करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा से जुड़ी हुई है, जहां 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा के सफल संचालन के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कमर कस ली है। मंदिर परिसर में रील बनाने, वीडियो, फोटोग्राफी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बार मंदिर परिसर में मंदिर के 30 मीटर के दायरे में कोई भी यात्री सोशल मीडिया से जुड़े उपकरण नहीं ले जा सकेगा। इसके लिए यहां चेकिंग की व्यवस्था की जाएगी। पुलिस के साथ आईटीबीपी और मंदिर समिति के कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे। यह बड़ी खबर हम आपको बता दें उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जहां अब रील, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी ये सब चीज़ें प्रतिबंधित कर दी गई है 30 मीटर दायरे तक। आपको यह भी बता दें कि बीते वर्ष की यात्रा में केदारनाथ धाम में यात्रा शुरू होने के बाद पूरे यात्रा काल तक कुछ न कुछ विवाद होते रहे, जिससे मंदिर समिति की छवि धूमिल हुई। साथ ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल होते रहे। ऐसे में मंदिर समिति इस बार किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि केदारनाथ मंदिर की गरिमा को बनाए रखना और यात्रियों के लिए सुलभ दर्शन पहली प्राथमिकता है। मंदिर परिसर में रील और वीडियो बनाने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी यात्री को मोबाइल और कैमरा मंदिर के अंदर नहीं ले जाने दिया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। नमस्कार।